हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम थर्ड आरएसटी का जो फाइनल आंसर की है आपका उसको डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक महत्वपूर्ण तरीका जिसमें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यवहार सिद्धांत पर बनता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तरीका जिसमें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यवहार सिद्धांत पर बनता है। ऑप्शन से आपका व्यक्तित्व, आत्मदक्षता, दृष्टिकोण, सावधानीपूर्वक अवलोकन। और इसमें से सही ऑप्शन जो आपका होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। मतलब एक महत्वपूर्ण तरीका जिसमें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यवहार सिद्धांत पर बनता है वो है आत्मदक्षता। ठीक है, आत्मदक्षता के बारे में यहाँ पर बोला गया कि एक महत्वपूर्ण तरीका जिसमें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यवहार सिद्धांत पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानवतावादी शिक्षण सिद्धांत किस पर जोर देता है? ठीक है, मानवतावादी शिक्षण सिद्धांत किस पर जोर देता है? इस धारणा पर कि सीखना कनेक्शन के गठन के माध्यम से है, सीखना सूचना प्रक्रिया के माध्यम से होता है, शिक्षार्थियों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता, उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं को जोड़कर सीखना होता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि मानवतावादी शिक्षण सिद्धांत किस पर जोर देता है? आपका सही ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन जो है सही होगा। सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, शिक्षार्थियों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता। ठीक है, मानवतावादी शिक्षण सिद्धांत जो है ये शिक्षार्थियों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीराम बीजगणित पढ़ाते हैं। कक्षा के पहले दिन वे छात्रों को बताते हैं कि कक्षा में 25 छात्र में से 5 को ए प्राप्त होगा, 6 को बी प्राप्त होगा, 7 को सी प्राप्त होगा, 4 को डी प्राप्त होगा, 3 को एफ प्राप्त होगा। श्री वकर किस प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर बताया गया आपको कि एक कक्षा के पहले दिन, ठीक है, बीजगणित पढ़ाते हैं और मतलब एक शिक्षक जो है बीजगणित पढ़ाते हैं और कक्षा के पहले दिन वे छात्र को बताते हैं कि कक्षा में 25 छात्र में से, ठीक है, 25 छात्र में से 5 को ए ग्रेड मिल जाएगा, 6 को बी ग्रेड मिलेगा और 7 को सी ग्रेड मिलेगा, 4 को डी ग्रेड मिलेगा और 3 को एफ ग्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली है। मतलब जहाँ पर क्लास के पहले दिन ही बता दिया जाता है कि 25 बच्चे में से इतने बच्चे को ये ग्रेड मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि 5 को मिल जाएगा ए, 6 को मिलेगा बी ग्रेड। ठीक है, तो ये किस प्रणाली पर आधारित है आपको बताना है। ये जो है ग्रेडिंग प्रणाली, किस ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन से मानक संदर्भित, मानक आधारित, उसके बाद में एक है भारित, दूसरा है मानदंड संदर्भित। अगर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि मानदंड संदर्भित। ठीक है, जहाँ पर पहले दिन ही बता दिया जाता है, जिस तरह से यहाँ पर बताया गया कि इतने बच्चे में से इतने बच्चे को, जैसे कि 25 में से 5 को मिल जाएगा ए ग्रेड, 6 को मिल जाएगा बी ग्रेड। तो ये सब अगर पहले दिन से ही बता दिया जाए या पहले से ही बता दिया जाए कि कितने को क्या ग्रेड मिलने वाला है, तो वो आपका मानदंड संदर्भित के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक समावेशी स्कूल। ठीक है, समावेशी स्कूल हम किसे कहेंगे यहाँ पर पूछा गया है। सभी छात्रों के भिन्न भिन्न क्षमताओं के बावजूद उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन में दिया है कि सभी छात्रों के भिन्न भिन्न क्षमताओं के बावजूद उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध या प्रयासरत। छात्रों के बीच अंतर करें, विशेष रूप से भिन्नक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करें। ये एक ऑप्शन है कि जिसमें जो बच्चे भिन्नक्षम है, यानी कि जो जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत है, ठीक है, शारीरिक रूप से वो अगर स्वस्थ नहीं है, वैसे बच्चों को कम चुनौती वाले लक्ष्य निर्धारित करें उनके लिए। तीसरा ऑप्शन है विशेष रूप से
भिन्नक्षम छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध, मतलब हमें फोकस करना है किस पर, जो भिन्नक्षम है उन पर। थर्ड ऑप्शन में जो दिया गया। फोर्थ ऑप्शन में आपका है अपनी विकलांगता के अनुरूप छात्रों के सीखने की जरूरतों को तय करता है, मतलब विकलांगता ये के अनुसार हम छात्रों को सीखने के लिए और उनकी ज़रूरतों को तय करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको सबसे पहले पूछा गया है समावेशी स्कूल। ठीक है, समावेशी स्कूल के अंतर्गत कौन सा कथन सही होगा आपसे पूछा गया। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में जो दिया गया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विकलांग है, जो भिन्नक्षम है, ठीक है, उन बच्चों को अलग तरह से देखने के बारे में बोला गया है, जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि समावेशी स्कूल मतलब सारे बच्चों को एक साथ लेकर हमें चलना है। इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन ए होगा। सभी छात्रों की भिन्न भिन्न क्षमताओं के बावजूद उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध, मतलब बच्चे में भिन्न भिन्न क्षमता है, उसके बावजूद हम सभी बच्चों को लेकर उनके परिणाम में सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। 4 का ए ऑप्शन आपका सही है, याद रखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बोला गया, या फिर समावेशी शिक्षा या समावेशी स्कूल सिस्टम के बारे में बोला गया, जहाँ पर सभी बच्चों को हमें एक साथ लेकर सभी की उन्नति के बारे में सोचना है। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा कि सीखना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार, अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पन्न होता है या बदलता है। ठीक है, आपको बताना है सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार, अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पन्न होता है या बदलता है। ये किसने कहा है आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, हेनरी पी स्मिथ, वुडवर्थ, किंग्सले और गेरी, उसके साथ साथ क्रो एंड क्रो। ठीक है, आप अगर देखिएगा इसमें से सही ऑप्शन आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। किंग्सले और गेरी ने ये कहा है कि सीखना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार, अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पन्न होता है या बदलता है। लाइन याद रखिएगा, इस तरह का लाइन एग्जाम में आता है। आप लोग अपना वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं PDF से बना रही हूँ, स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। ठीक है, सीखना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार, अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पन्न होता है या बदलता है, ये किंग्सले और गेरी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, प्री ऑपरेशनल स्टेज को कितने उप चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आपको बताना है प्री ऑपरेशनल स्टेज को कितने उप चरणों में विभाजित किया गया है। 2, 3, 4 और फोर्थ ऑप्शन में दिया है विभाजित नहीं किया गया। इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है इसको 2 उप चरणों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, परियोजना विधि के जनक कौन है। ठीक है, याद रखिएगा, परियोजना विधि से भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो परियोजना विधि के जनक कौन है? जॉन डेवी, विलियम हर्ट, किलपैट्रिक और पियाजेट स्किनर। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका अगर आप देखिएगा विलियम हर्ट, किलपैट्रिक ही है इसका सही ऑप्शन। 7 का आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सही है। आप लोग जो भी जितना भी मेथड को पढ़ रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए, उसके जनक के बारे में याद रखिए, मतलब कौन सा विधि जो है उसके जनक कौन है उसको भी याद रखिएगा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, मार्क्स को आपका इंक्रीज बहुत इजीली कर सकता है ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं क्या है? ज्ञान का स्रोत शिक्षक है। सक्रिय शिक्षक निष्क्रिय छात्रों को जानकारी देते हैं। 2 बताया गया यहाँ पर, देखिए शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता क्या है? ये कौन से दृष्टिकोण के बारे में बात चल रहा है? शिक्षक केंद्रित, याद रखिएगा। यहाँ पर मुख्य विशेषताएं क्या है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की? एक पहला ऑप्शन है आपका ज्ञान का स्रोत शिक्षक है, ये सही है। सक्रिय शिक्षक निष्क्रिय छात्रों को जानकारी देते हैं। अब अगर आपका शिक्षण चल रहा है शिक्षक केंद्रित, जहाँ पर शिक्षक को सब कुछ माना जा रहा है, वहाँ पर आपका जो ज्ञान का स्रोत शिक्षक है ये बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ अगर वहाँ पर बोला जाए कि सक्रिय शिक्षक निष्क्रिय छात्रों को जानकारी देते हैं, ये भी सही होगा। इसलिए इसका दोनों ऑप्शन सही है। ये सिर्फ शिक्षक केंद्रित के लिए ही
हम इसको सही मानेंगे कि सक्रिय शिक्षक निष्क्रिय छात्रों को जानकारी देते हैं। नहीं तो हम हमेशा से मानते हैं कि छात्र जो होते हैं वो भी सक्रिय होते हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षक केंद्रित क्वेश्चन में है, इसलिए आपका दोनों ऑप्शन सही है कि ज्ञान का स्रोत शिक्षक है, सक्रिय शिक्षक निष्क्रिय छात्रों को जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कौन सी शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? आपको बताना है शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं कौन कौन से हैं। पहला है शिक्षण में अनुभवों का पुनर्निर्माण शामिल है, शिक्षण गतिविधि और पर्यावरण का उत्पाद है, शिक्षण जरूरी नहीं कि सुधार का उन्नतीकरण हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया है आपसे कि शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं आपको बताना है। कौन कौन सी शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन में दिया गया कि शिक्षण में अनुभवों का पुनर्निर्माण शामिल है, शिक्षण गतिविधि और पर्यावरण का उत्पाद है, शिक्षण जरूरी नहीं कि सुधार का उन्नतीकरण हो। और ये तीनों ऑप्शन को अगर आप देखिएगा, तीनों ही ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, मतलब शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं के अंतर्गत आप रख सकते हैं कि शिक्षण में अनुभवों का पुनर्निर्माण शामिल है, शिक्षण गतिविधि और पर्यावरण का उत्पाद है, शिक्षण जरूरी नहीं कि सुधार का उन्नतीकरण करे। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, डेज सामग्री पाठ ध्वनि, ग्राफिक्स, गति, वीडियो और एनिमेशन को जोड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेज सामग्री पाठ मतलब डेज सामग्री पाठ ध्वनि, ग्राफिक्स, गति, वीडियो, एनिमेशन को जोड़ती है। श्रव्य, मल्टीमीडिया, वीडियो, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका होगा मल्टीमीडिया। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर मल्टीमीडिया के अंतर्गत आपका ऑडियो भी आएगा, वीडियो भी आएगा। ठीक है, तो जो एक में ही दो अगर आ जा रहा है, बहुत सारा अगर एक में ही आ जा रहा है तो वही हमारा सही होगा, मल्टीमीडिया आपका सही है। ठीक है, सामग्री पाठ ध्वनि, ग्राफिक्स, गति, वीडियो, एनिमेशन, ये सब मल्टीमीडिया में आ जाता है। 10 का आपका सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे शिक्षण विधियां और दृष्टिकोणों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है? आपको बताना है कि नीचे जो शिक्षण विधियां और दृष्टिकोण की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है? प्रदर्शन विधि, मॉड्यूलर दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण, योजना आधारित शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण, सहयोगी विधि। आपको इनमें से बताना है कौन सा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। ठीक है, ये सब शिक्षण विधियां हैं और दृष्टिकोण की एक सूची है। आपको इनमें से बताना है कौन सा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। अगर आप देखिएगा चारों ऑप्शन को, आपका सही ऑप्शन जो है हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब मॉड्यूलर दृष्टिकोण पर आधारित जो शिक्षण है ये भी आपका व्यक्तिगत के अंतर्गत जाएगा, योजना पर आधारित भी व्यक्तिगत के अंतर्गत जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षण जो है ये भी व्यक्तिगत के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, आपका सही ऑप्शन जो है 3 है, मतलब ये 3 ही आपका सही है। एक है मॉड्यूलर दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण, दूसरा है योजना पर आधारित शिक्षण, तीसरा है व्यक्तिगत शिक्षण। 3 याद रखिएगा। इन तीनों को बोला गया है आपका व्यक्तिगत शिक्षण का विधि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करना, विचार प्रक्रिया पर जोर देना और संस्मरण पर जोर न देना, बच्चों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करना, अधिकारियों को स्कूल की गतिविधि की निगरानी करने में मदद करना। देखिए CCE के बारे में बोला गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ना, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि ये विचार प्रक्रिया पर जोर देता है। ठीक है, ये विचार प्रक्रिया पर जोर देगा और संस्मरण करना यानी कि याद करने पर जोर नहीं देगा। याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये विचार प्रक्रिया पर जोर देता है और जो आपका
मेमोराइजेशन है या याद करना जो है उसको जोर नहीं देता, उसको हटाने का काम करता है। विचार प्रक्रिया पर ये जोर देता है। तो याद रखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विचार प्रक्रिया पर जोर देना और संस्मरण पर जोर ना देना। शिक्षण के मूल्यांकन में शामिल है, ठीक है, शिक्षण के मूल्यांकन में शामिल है शिक्षण से पहले, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के बाद मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रियाएं। उसके साथ साथ छात्र के लिए प्रतिक्रिया और सिखाना सीखने की प्रक्रिया। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शिक्षण के मूल्यांकन में शामिल है, कौन कौन से शिक्षण के मूल्यांकन में शामिल है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन जो है 3 सही है, यानी कि डबल आई यहाँ पर आत्म मूल्यांकन दिया है, IIII और IB। ठीक है, जो आपका शिक्षण के मूल्यांकन में शामिल है जो पूछा गया है वो आपका होगा शिक्षण से पहले, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद मूल्यांकन शामिल है। औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रियाएं शामिल है, छात्रों के लिए प्रतिक्रिया और सिखाना सीखने की प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है जिसमें शिक्षण के मूल्यांकन में शामिल है पूछा गया था, उसका सही ऑप्शन 3 है। और ऑप्शन 3 में जो दिया गया है IIII और IB, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अपने प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों पर छात्र के काम का एक संग्रह किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, अपने प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों पर छात्रों के काम का एक संग्रह किस रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर बोला गया विभिन्न प्रकार के कार्यों पर छात्रों के काम का एक संग्रह से ही आपको समझ में आ गया है कि ये पोर्टफोलियो के बारे में बोला गया। आपका 14 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन सही है। 4th ऑप्शन में जो पोर्टफोलियो दिया है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपका कि अपने प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों पर छात्रों के काम का एक संग्रह किस रूप में जाना जाता है, तो वो पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसमें टेस्ट नॉर्म्स एक जरूरी शर्त नहीं है। ठीक है, किसमें टेस्ट नॉर्म्स एक जरूरी शर्त नहीं है। शिक्षक द्वारा बनाई गई परीक्षा, मानकीकृत परीक्षा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही ऑप्शन आपका ए होगा, शिक्षक द्वारा बनाई गई परीक्षा जो है ये टेस्ट नॉर्म्स की एक जरूरी शर्त नहीं है। ठीक है, 15 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति की पहचान करें। आपको बताना है कि कौन सा एक लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति है। ठीक है, ऑप्शन से आपका परियोजना, व्याख्यान, प्रदर्शन, क्रमादेशित, अनुदेश। तो इनमें से जो सही ऑप्शन आपका होगा, पहला ऑप्शन सही होगा परियोजना। परियोजना को लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति बताया गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति के अंतर्गत परियोजना को रखा गया है। 16 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षार्थी को शिक्षण का अनुभव प्रदान करने के सही क्रम का चयन करें। ठीक है, शिक्षार्थी को शिक्षण का अनुभव प्रदान करने के सही क्रम क्या होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी जो है शिक्षण का अनुभव प्रदान करेगा। पहला ऑप्शन में दिया है प्रत्यक्ष अनुभव, क्षेत्र यात्राएं, प्रदर्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुभव, काल्पनिक अनुभव, प्रदर्शन। तीसरा है दृश्य प्रतीक, प्रत्यक्ष अनुभव, क्षेत्र यात्राएं। चौथा ऑप्शन में दिया है दृश्य प्रतीक, मौखिक प्रतीक, क्षेत्र यात्राएं। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है बी है। आपका क्वेश्चन था यहाँ पर कि शिक्षार्थी को शिक्षण का अनुभव प्रदान करने का सही क्रम क्या है, और सही क्रम यही होगा कि प्रत्यक्ष अनुभव, काल्पनिक अनुभव, फिर प्रदर्शन। 17 का आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विकासात्मक पठन विकार को क्या कहा जाता है। ठीक है, विकासात्मक पठन विकार को क्या कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, विकासात्मक पठन विकार जो है, यहाँ पर पठन विकार को समझिए कि यहाँ पर रीडिंग के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद इसमें से पहचानिएगा तो आप समझ पाइएगा।
तो विकासात्मक पठन विकार जो है ये कहा जाता है किसको, डिसलेक्सिया को। आपका 18 नंबर का 3 ऑप्शन सही है। रीडिंग डिसऑर्डर जो है वही है विकासात्मक पठन विकार, ठीक है। रीडिंग डिसऑर्डर जो है, रीडिंग डिसऑर्डर से आपको पूरा आराम से समझ में आएगा, लेकिन उसी को विकासात्मक पठन विकार अगर दिया जाए तो आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए जो भी वर्ड्स है उसका हिंदी मीनिंग भी जानकर रखिए आप। तो रीडिंग डिसऑर्डर का होगा विकासात्मक पठन विकार, जो किससे रिलेटेड है, आपका डिसलेक्सिया से रिलेटेड है, इसलिए 18 का 3 ऑप्शन में जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि बच्चे का IQ सीमा 26 से 50 में है तो बच्चा किस श्रेणी में आता है, मॉरल, सुपीरियर, प्रतिभावान, इम्बेसिल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो है इम्बेसिल होगा, आपका 4th ऑप्शन सही है। जहाँ पर IQ लेवल बोला गया 26 से 50 में है, वहाँ बच्चा जो है इम्बेसिल श्रेणी में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से दृश्य सहायक की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित में से दृश्य सहायक की पहचान कीजिए जो दिया है, इसके लिए ऑप्शन से चित्र, वीडियो टैप, सिनेमा, फिल्में। तो यहाँ पर क्योंकि दृश्य सहायक दिया गया, सिर्फ दृश्य दिया है, तो ये पिक्चर बिल्कुल सही है। 20 का ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ तक था आपका 20 MCQs। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो है ये आपका पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट से था। पिछली बार क्वेश्चन जो जिस तरह से आया था उसी को अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट के थ्रू कि आपका कितना स्कोर रह रहा है पिछला क्वेश्चन पेपर में। बाकी आप लोग देख भी सकते हैं कि आप लोगों का अगर मतलब इसमें इतना स्कोर है तो आगे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपका कितना स्कोर आएगा। तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, और कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना खुद का टेस्ट लीजिए खुद से कि आप कितना हद तक आपको याद है, क्या क्या पार्ट आपका ख़त्म हुआ है। क्योंकि आपको लग रहा है अभी कि आपका जो है एकदम सब कुछ कंप्लीट है, या फिर किसी को लग रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम है आप लोग अगर खुद को जज करते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कहाँ तक है। और इसमें एक जो कमेंट सेक्शन में एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, पिक्चर क्वालिटी आप लोग वीडियो का थोड़ा इंक्रीज़ करके देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। किसी को भी अगर क्लास ज्वाइन करना है पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट को अगर हिंदी में समझना है तो पूरा हिंदी में हम लोग का समझाया गया है, पढ़ाया गया है। और अभी डेली बेसिस पर आप लोगों का मॉक टेस्ट भी चल रहा है, मतलब MCQs भी आप लोगों को दिया जा रहा है, कंसेप्ट भी समझाया जा रहा है, उसके साथ साथ डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट भी चल रहा है। तो आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई नीडी एस्पिरेंट से पढ़ाई कभी नहीं रुकना चाहिए, आप लोग कांटेक्ट जरूर कीजिए, आपके लिए कोई फिक्स कोर्स भी नहीं है। पढ़िए, मेहनत कीजिए, टाइम कहीं पर भी वेस्ट नहीं कीजिए, जितना हो सके उतना कम टाइम देकर ज़्यादा चीज़ों को सीखिए। और हर बार जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं ये ज़रूर सोचें कि वो दिन अब दूर नहीं जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट के बारे में सोचिए, अपने आप लोगों का पढ़ने का मन करेगा।